नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। स्वागत है आपका एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। ये है एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट में होने वाले 11th के टेस्ट का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टेस्ट था ये, और उसका सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग टेस्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे टेस्ट में और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। और सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हम लोग टेस्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये जरूर सीखना होगा कि इसमें क्वेश्चन का टाइप कौन कौन सा है और किस तरीके से उसका आंसर करना है। जिसमें सबसे पहला टाइप जो है वो सिंगल करेक्ट टाइप का है। क्या दिया हुआ था इसमें पहला क्वेश्चन कि सड़क पर चलती कार के लिए इसे धरातल के सापेक्ष स्थिर माना जाएगा जब फॉर अ कार मूविंग ऑन द रोड it will be considered to be at rest with respect to the, और कह रहा है निर्देश तंत्र तल धरातल से जुड़ा हो, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द ग्राउंड। उसके बाद है कार के अंदर बैठा व्यक्ति इस निर्देश तंत्र से जुड़ा हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार। उसके बाद है निर्देश तंत्र कार के बाहर किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन आउटसाइड द कार। तो आपसे कह रहा है, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कार जो है धरातल के सापेक्ष स्थिर माना जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर अगर कार चल रही है तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी से जुड़ा हुआ होगा, तभी ये स्थिर होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार के अंदर बैठा व्यक्ति निर्देश तंत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब दो लोग कार में बैठे हुए हैं। तो जब पहला आदमी दूसरे को देखेगा तो वो स्थिर में दिखेगा, दूसरा आदमी पहले को देखेगा तो वो स्थिर दिखेगा। लेकिन अगर कोई आदमी बाहर कार के है तो कार चल रहा होगा तो उसके सापेक्ष तो बाहर के व्यक्ति के सापेक्ष अंदर वाला गति में होगा, या अंदर वाले व्यक्ति के सापेक्ष बाहर वाला गति में दिखेगा। तो इस कारण से यहाँ कार के अंदर बैठा व्यक्ति निर्देश तंत्र से जुड़ा होगा, तभी जो है वो स्थिर दिखेगा, यानी कि वो सड़क पर चलती कार के लिए इसे धरातल के सापेक्ष स्थिर माना जाएगा। कब? जब उसी के अंदर जुड़ा हुआ हो। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर का आधा भाग तय करता है। कण का विस्थापन और कण और पथ की लंबाई है। मतलब अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट एंड द पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल आर। कह रहा है यहाँ आर त्रिज्या का है और आधा भाग कवर करता है, तो ये देखिएगा आधा हुआ। तो आप जानते हो कि 2 पाई आर होता है इसका पूरा, अगर हम परिधि लेते हैं तब तो इसका आधा मिलेगा तो पाई आर हो जाएगा। और यहाँ अगर केंद्र है तो इधर आर होगा तो इधर आर होगा, मतलब पूरा व्यास जो है इसका वो 2 आर हो जाएगा। तो विस्थापन यहाँ से सीधा 2 आर, और अगर दूरी लेंगे तो दूरी हमारा हो जाएगा पाई आर। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ ये मिलेगा। तो इसके लिए 2 आर और पाई आर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर पहले आधे समय में 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और अगले आधे समय में 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है। कह रहा है एक व्यक्ति सीधी सड़क पर पहले आधे सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और अगले आधे समय में 8 मीटर प्रति सेकंड से यात्रा करता है। मतलब अ पर्सन travels along a straight road for first half time with 4 meter per second and next half time with a speed 8 meter per second. The average velocity of the man, मतलब औसत चाल कितना होगा? तो कॉमन सेंस लगाइए, आधे आधे समय के लिए चल रहा है तो हम इसको कर देंगे 4 + 8/2 यानी 12/2, यानी कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। सो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। औसत चाल का मात्रक वेग के मात्रक के समान होता है। बात सही है। औसत चाल के लिए भी अगर लिखते हैं तो मीटर प्रति सेकंड, और वेग के लिए भी लिखते हैं तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला स्टेटमेंट है कि यदि किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक समय के साथ बदलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तु दिए गए निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर बदलते हैं तो विराम में नहीं होगा। मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो आप इसके बाद चुनना यहाँ कि ऑप्शन जो कह रहा है उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज सेम एज द दैट ऑफ द वेलोसिटी। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट में है इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रेस्ट
विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई जब चेंज कर रहा है तो रिस्पेक्ट में थोड़ी होगा, फिर तो ये मोशन में होगा, और जब मोशन में होगा तो उस हिसाब से हम इसमें ऑप्शन मार्क करेंगे किसको, तो केवल एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया हुआ है एक वस्तु जो प्रारंभ में स्थिर है एक समान त्वरण से गति कर रही है, 10 सेकंड के बाद इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, अंतिम 2 सेकंड में वस्तु का विस्थापन कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको आपको बनाने के लिए देखो क्या होगा कि पहले तो हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं। तो प्रारंभ में विराम में है तो कैसे लिखेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी रखिए यहाँ से, तो v हो जाएगा इसका 0, u हो नहीं v हो जाएगा इसका 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है ना, तो 5 u का मान 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो जाएगा 10 करिएगा, तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि 10 सेकंड तक होता है, कह रहा है अंतिम 2 सेकंड में वस्तु का विस्थापन। तो अंतिम 2 सेकंड में वस्तु के विस्थापन को लिखेंगे तो s10 माइनस s8 कर दें क्या, 10 सेकंड में टोटल विस्थापन में से 8 सेकंड में विस्थापन को हटा देते हैं। चलिए लिखते हैं इसमें, इसका कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u और इसको कर लेते हैं t1 प्लस हाफ ए और t1 स्क्वायर, माइनस इसको करिएगा s8 के लिए, तो ये वाला हो जाएगा, या इसको t2 कर लेते हैं बाद वाला का, और इसको कर लेंगे t1, तो u t1 और प्लस हाफ ए और t1 ये t1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसमें, तो u तो दोनों के लिए 0 ही रहेगा। t2 का मान 10 सेकंड पर कर रहा था 10, और प्लस हाफ गुने a का मान आपका 1/2 आया हुआ है, और यहाँ हो जाएगा 10 गुने 10, उसके बाद माइनस u t1 लेते हैं तो यहाँ u हो जाएगा 0 गुने 8 और प्लस हाफ गुने a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2 और गुने t1 मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 हो जाएगा। चलिए ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको कर लेते हैं कितना हो जाएगा 5 और 5, यहाँ कर देते 0 ही हो जाएगा, ये दोनों काट देते हैं कितना हो जाएगा 4 और 4, तो 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 25 और माइनस यहाँ तो ये 0 ही है, यहाँ हो जाएगा 16, 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9, तो 9 मीटर आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी में। सो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए एक्सटी ग्राफ के लिए निम्न में से कौन सा वीटी ग्राफ उचित प्रकार से दिखाया गया है। फॉर द एक्सटी ग्राफ गिवन बिलो वीटी ग्राफ इज शोन एज इज शोन करेक्टली इन। तो देखो एक्सटी ग्राफ क्या है कि समय के साथ जो है विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो अगर हम इसके लिए वीटी ग्राफ लिखेंगे तो भाई जब इसका विस्थापन जो है परिवर्तित हुआ ही नहीं तो वेग भी परिवर्तित नहीं होगा, और जब वेग परिवर्तित नहीं होगा तो जहां है वहीं रह जाएगा, इसलिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब ग्राफ इसका जो है, इसमें तो वेग बढ़ रहा है ना, इसमें वेग बढ़ घट रहा है, इसमें वेग कांस्टेंट है, वेग का यहाँ तो विस्थापन कांस्टेंट हो गया। तो जब विस्थापन जहां है वहीं पर है, मतलब वस्तु स्थिर है, तो वस्तु स्थिर है तो इसका वेग तो होगा ही नहीं, वेग होगा ही नहीं तो किस पे 0 पे रह जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें कि इन द गिवन फिगर लेट पी क्यू आर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। दी गई आकृति में पी क्यू आर जो है समय के विभिन्न क्षणों पर कार की स्थिति दिखा रहा है। यहाँ है देखो ओ, यहाँ है पी, यहाँ है क्यू, यहाँ है आर। अब उसके बाद कह रहा है कि इससे आपको मैच करवाना है, तो मैच करवाना है तो आप देखना पहले कि सबसे पहले कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक जाने में, ओ से पी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देखना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए ऊपर नीचे करना, तो ओ से पी तक जाने में हमको मिलेगा कितना डिस्प्लेसमेंट, तो ओ से पी तक के लिए हमको मिल रहा है 360। तो आप ढूंढिए इसमें कि 360 कौन सा होगा। तो फर्स्ट ए नंबर के लिए 360 कहाँ मिल रहा है, सेकंड, मतलब ए का सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं ए का सेकंड किस में मिल रहा, आप चाहो तो यहीं पे मार्क कर सकते हो ए रीजन। इसके बाद तो कहां चला गया, ध्यान देना कि ए का हमको सेकंड लेना है और ए का सेकंड लेना चाहिए, और ए का सेकंड हमको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जा रहा है। तो यहीं पे और तो किसी में ए का सेकंड है नहीं, तो जिसमें है केवल उसी को मार्क कर लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी जो है आप इसमें मिला के देख सकते हो, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे करने में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप करके इसमें देख सकते हो कि अगर आप देखोगे तो आपको बाकी सारा मैच करेगा कि बी का 4th आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा और डी का 3rd आ जाएगा। बाकी आप मिला के देखिएगा, आपको मिल जाएगा इसमें सारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी को v1 से अर्थात शेष आधी दूरी को v2 से तय करता है, व्यक्ति का औसत वेग होगा। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v2, द एवरेज वेलोसिटी। आप पढ़े हुए हो कि v a v अगर लिखते हैं
तो वी ए वी के लिए अगर आधा आधा का रहता है तो टू वी वन वी टू और डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू होता है। देखो तो टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू कौन से बारे में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक कार आधे समय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधे समय तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधे समय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि कुल तय की गई दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल होगी। तो देखो आधे आधे समय वाला है, तो फिर हम बताए थे किसका तो जनरल एवरेज होता है v1 प्लस v2, तो 80 और प्लस 40 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 8 और 4 12 तो 120 और भागा 2 यानी कितना 60 और किलोमीटर प्रति घंटा। कंफ्यूज इस बात से मत कर जाना कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तब इसकी औसत चाल क्या होगी, तो क्या ही मतलब है 60 किलोमीटर चले चाहे 80 किलोमीटर चले, जब ये आधे आधे समय के लिए चल रहा है तो हमारा जनरल फॉर्मूला जो v1 प्लस v2 बाई 2 है वही लगेगा। इस कारण से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात, औसत वेग हमेशा कम होता है या बराबर होता है, तो अगर और कह रहा है औसत चाल तो चाल ज्यादा होगा, तो इसलिए कह रहा है यहाँ इंग्लिश में द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी कम होगा या बराबर होगा, एवरेज स्पीड ज्यादा होगा, तो इसमें लिखे इकाई अथवा इकाई से कम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ है अनेक बलों के प्रभाव में किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, तो आप जानते हो बहुत पिंड हल्का, हल्का से क्या ही मतलब है उसको, भारी से भी क्या ही मतलब है, बिंदु द्रव्यमान उससे भी मतलब नहीं है। यहाँ क्या है आरोपित बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए, यानी व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो, सो हम लिखेंगे व्हेन एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, तो जीरो एक्ट अगर वेक्टर सम हो जाएगा सबका तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, कैसे निकाल सकते हैं, तो गतिशील पिंड का त्वरण निकालेंगे वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से नहीं निकलता है सर, दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल से भी नहीं निकलता है, वेग समय ग्राफ के ढाल से, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप पढ़े हुए हो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन 200 मीटर चलकर विरामावस्था में आ जाती है, कार्य पर लगने वाला अवमंदन होगा। If a train traveling 72 km per hour is about to rest in a distance of 200 meter, then the retardation should be, देखो 72 किलोमीटर पर आवर भी दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर पर आवर है, आप जानते हो इसको मीटर पर सेकंड में करना है, 72 मल्टीप्लाइड बाई कितना 5/18, 18 चौक 72, और यहाँ हो जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको निकालना है एक्सेलरेशन ए को, तो क्या करेंगे कि चल रहा है ये इससे, तो ये हो जाएगा u माइनस नहीं v माइनस यू ना, v माइनस यू और डिवाइड नहीं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिवाइडेड बाई कितना 2s, रखो v कितना हो रहा है तो 0 हो रहा है, माइनस u कितना है, तो u का वैल्यू आपका 20 था तो 20 का स्क्वायर, मतलब इसको आप मान लीजिए u, क्योंकि यहाँ से चल रहा था ये और बाद में जो है विराम अवस्था में आ जाता है, तो विराम अवस्था में आता है का मतलब 0 हो जाता है, बटा 2 मल्टीप्लाइड बाई s, कितना डिस्टेंस, तो 200 करिएगा इसको, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 400 और डिवाइडेड बाई नीचे में भी 400 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -1, -1 तो नहीं दिया हुआ लेकिन 1 दिया हुआ है, माइनस वही है कि वो रिटार्डेशन दिखा रहा है, रिटार्डेशन के लिए हम लोग वैसे भी जानते हैं कि वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है और मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 14, किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है यदि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस व्हेन, कब चेंज होता है सर, तो आप ध्यान देना वेग की दिशा बदलती है तब, वेग का परिमाण बदलता है तब, दोनों बदलने पर, दिशा भी परिवर्तित होने पर होगा और परिमाण भी होगा, दोनों बदलने पर होगा, बोथ ऑफ एबव जो है इससे हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 20 मिनट ये 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन होगा। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes? तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 140। अच्छा 120 में मतलब कितना होगा 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 120 मिनट में 3 चक्कर पूरा कर लेगा, अब 20 मिनट में आधा, यानी कि ये क्या होगा कि आधे पर रहेगा, और जब आधे पर रहेगा
तो आपसे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2r। आधे पर पहुंचेगा ना, 3 चक्कर पूरा किया, 1 2 3, और फिर पहुंचा आधा पर, तो आधा के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डायमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 150 मीटर की लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे समय लगेगा। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद a uniform velocity of 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज लेंथ 850 मीटर इज। कितना टाइम लगेगा, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अगर हम लिखते हैं, सॉरी टाइम टेकन है ना, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन के लिए अगर लिखते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, v इक्वल टू s बाई टी होता है ना, तो s इक्वल t इक्वल टू v इक्वल टू s बाई टी, तो t इक्वल टू s बाई v। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, तो 150 मीटर लंबा ट्रेन है और 850 मीटर लंबा एक ब्रिज है, तो इसको पार करने में टोटल दोनों के सम के इक्वल चलना होगा इसको। और स्पीड कितना है, तो ये है 45 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ मीटर में है, वहां मीटर में है, आई किलोमीटर है, तो 45 और गुने 5/18, इसको उठा के ऊपर कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 18 गुने कितना 1000 और भागा 45 और गुने 5 काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा सर, तो 5 दूनी 10, 200। अगर इससे काट देते हैं 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ काट देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 40। 9 से काट दीजिए इसको 2 को, तो 18 और 40 दूनी 80, और सेकंड में आ गया 80 सेकंड, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तय किए गए दूरी एवं विस्थापन के अनुपात का आंकिक मान हमेशा होता है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज ऑलवेज। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी ज्यादा या बराबर होगी विस्थापन से, तो एक से ज्यादा या बराबर होगा, तो एक के बराबर अथवा अधिक, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको जहां पर दोनों का कंपेरिजन लिखवाए थे वहीं पे ये लिखवा दिए थे। अगला है 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार ब्रेक लगने पर 10 मीटर दूरी चलकर विराम में आ जाती है, त्वरण है। फिर से देखो त्वरण निकालने के लिए कह रहा है, तो त्वरण a बराबर लिखेंगे 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s करिएगा, तो चल कितना रहा था 20 मीटर से, तो 20 भी हो जाता है कितना विराम में, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऊपर में माइनस 20 का कितना हो जाएगा 400, और बटा यहाँ कर लेंगे तो 20 कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 20, यानी कि माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका त्वरण या मंदन जो कह लीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा। कंफ्यूज मत करना, मंदन या त्वरण कहे तो उसमें कभी माइनस दे भी देगा और माइनस नहीं भी देगा, देना नहीं देना वो उसका काम है। हमारा काम केवल और केवल इतना है कि हम निकाल दें, मैग्नीट्यूड मिल रहा है तो मैग्नीट्यूड, या अगर प्रॉपर साइन के साथ मिल रहा है तो प्रॉपर साइन के साथ जो बेटर ऑप्शन रहेगा वो हम मार्क कर देंगे। अब इसमें 20 और माइनस 20 दोनों है, और अब सिर्फ त्वरण पूछ रहा है, तो भाई त्वरण जो है वो निगेटिव वाला है, इसी कारण से हम माइनस 20 ज्यादा सही होगा, 20 नहीं मार्क कर सकते। हाँ, अगर ये इसके अलावे माइनस 20 नहीं रहता, वो 20 रहता और बाकी सब दूसरा दूसरा ऑप्शन रहता, तो फिर आप 20 मैग्नीट्यूड लेकर के मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक कार विराम से त्वरित होकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है, इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो देखो विराम से शुरू कर रहा है और 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर रहा है, तो पहले तो आपको तुरंत चाहिए इसमें, तो a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, t दिया समय दिया हुआ है, तो आप v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी कर लोगे, और जब दूरी दिया रहेगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s कर लोगे। v कितना हो रहा है सर, तो विराम से त्वरित होकर 144, तो 144 को पहले आप निकाल दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 8 से काट देंगे इसको, तो 8 बचे 40 हो जाएगा यहाँ, तो हमको भी मिल जाएगा 40 माइनस यू का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई टी, टी है कितना, तो 20 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड जो है इसका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, ये एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये निकालते हैं, तेज बराबर यू टी और प्लस कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर रखिएगा यहाँ से, तो u आपका हो जाएगा विराम शुरू होने पर 0, t का वैल्यू 10 प्लस हाफ गुने a का वैल्यू 2 गुने टी स्क्वायर, कहने का मतलब 10 गुने 20 है ना, तो 20 गुने यहाँ 20 हो जाएगा ना टाइम, 20 गुने 20 करिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो पर 0 ही हो गया, तो कितना हो जाएगा 20 गुने 20 400, तो 400 आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी में, तो डिस्टेंस ट्रेवल बी हो जाएगा इसका 400 मीटर। ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत जरूरी होता है, यहीं आपसे गलती होगा। एक ट्रक तथा कार समान वेग से गतिशील है, ब्रेक लगने पर दोनों कुछ दूर जाकर रुक जाते हैं, तब
पूछ रहा है ट्रक विराम में आने से पूर्व कम दूरी तय करेगा, कार विराम में आने से पूर्व कम दूरी तय करेगा, ट्रक तथा कार दोनों समान दूरी तय करेंगे और उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ट्रक एंड कार आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस देन। अगर दोनों कुछ दूरी तय करके रुक जाता है तो भाई बात इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ब्रेक कितना अमाउंट का लगा है, डीएसएलरेशन लगा रहा है, ये हमको नहीं पता। जब समान चाल से चल रहा है तो ब्रेक लगने पर हम ये मान के चलेंगे कि दोनों में उसी अनुसार डीएसएलरेशन प्रोवाइड करेगा और तब जो है दोनों समान दूरी तय करके रुकेगा। ये मत सोचना सर कार का द्रव्यमान ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होगा, तो ब्रेक के बारे में तो कुछ कहता, फोर्स के बारे में कुछ कहता, तभी तो उस चीजों पे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। यहाँ फोर्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। वैसे देखो तीनों ऑप्शन हो सकता है इसमें से, लेकिन जब लगाए गए बल के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लगाए गए ब्रेक के अवमंदन या डीएसएलरेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो हम जनरल अजम्पशन लेकर के चलेंगे कि दोनों समान दूरी तय करके रुकेगा। तो ये हो गया आपका सिंगल करेक्ट वाला सारा क्वेश्चन। अब ये है असर्शन रीजन वाला, जिसके सारे ऑप्शन आप जानते हो कि प्रकथन कारण दोनों सही है, और प्रकथन कारण का अगर सही है स्पष्टीकरण करेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर दोनों सही होने के बावजूद स्पष्टीकरण सही नहीं होगा प्रकथन कारण का, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकथन सही है और कारण गलत है तो ऑप्शन नंबर सी, अब प्रकथन गलत है तो और कारण सही है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इंग्लिश में यही चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन रीजन assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। If assertion is true but reason is false तो ऑप्शन नंबर सी। If assertion is false but reason is true तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको याद ही होना चाहिए सारे ऑप्शन, उसी तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान देना, यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका एक को करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक सीधी रेखा में और एक ही दिशा में गति के लिए औसत वेग का परिमाण औसत वेग के बराबर होगा। सीधी रेखा में और एक ही दिशा में गति कर रहा है तो औसत वेग औसत त्वरण के बराबर होगा। और सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करने पर विस्थापन का परिमाण पथ की लंबाई के बराबर होता है। विस्थापन का परिमाण पथ की लंबाई के बराबर होता है, इसीलिए तो औसत वेग औसत चाल के बराबर होता है। इस कारण से जो है यहाँ कारण दोनों सही है और कारण कथन की अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। इंग्लिश में समझिए कि फॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। बिल्कुल सही बात है, ये जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा तब का। अब है कि फॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ के इक्वल होता है, ये भी बात सही है जब सेम डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो तो। और ये सेम होता है, इसी कारण से तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। बस यही आपको ध्यान देके समझना है। अगला 22 नंबर में है कि एक समान गति के लिए वेग सभी क्षणों पर औसत वेग के समान होता है। मतलब एक समान गति है तो औसत वेग सभी क्षणों पर समान ही होगा, बिल्कुल सही बात है ये भी। ये और अगला कारण में है कि एक समान गति में सीधी रेखा के साथ वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। असर्शन कह रहा है कि इन फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज सेम एज द एवरेज वेलोसिटी एट ऑल द इंस्टेंट, क्योंकि सेम ही रहता है तभी तो यूनिफॉर्म मोशन में सभी सेम ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं वो, तभी तो यूनिफॉर्म में है वो। और नेक्स्ट फिर है इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम बात है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, और दोनों करेक्ट तो है, लेकिन यहाँ इसका इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं कि यहाँ कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है और तब जो है सेम वेलोसिटी जो है वो सेम होगा एवरेज वेलोसिटी की, और यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस, दोनों अलग अलग चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो सर करेक्ट होते हुए भी एक्सप्लेन कर नहीं रहा, इसी कारण से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कि किसी पिंड का ऋणात्मक त्वरण पिंड की गति कर बढ़ने से संबंधित हो सकता है। ये बात हो सकता है कह रहा है, ऐसे तो जनरली होता नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ रहा है, तो हाँ ये पॉसिबल है कि हो सकता है। आगे फिर है कि एक गतिशील पिंड की गति में वृद्धि उसके गति की दिशा से स्वतंत्र होता है। तो गतिशील पिंड की गति में वृद्धि उसकी गति की दिशा से स्वतंत्र, किसी भी तरफ बढ़ सकता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकता है, नेगेटिव में बढ़ सकता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में है कि assertion or negative acceleration of a body can be associated with a speeding up of the body
ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है, अगर पूछ रहा है तो कैन बी, हाँ ये ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है। आगे है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन से क्या ही मतलब है, तो ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं, ये दोनों जो है इसको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, और क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म को बता रहा है, इस कारण से इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रकथन में है कि एक समान गति में औसत तथा तात्क्षणिक वेग का मान समान होता है, मतलब द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन अ यूनिफॉर्म मोशन। हाँ बिल्कुल ठीक है कि दोनों जो है, चूंकि जब यूनिफॉर्म मोशन है तो दोनों चीज सेम ही रहेगा, इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज भी। अगला है कि एक समान गति में वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, कि इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। भाई साहब इंक्रीज नहीं करेगा, ये जब एक समान में है तो काहे को इंक्रीज करेगा वेग, यहाँ नहीं करेगा, मतलब आपका प्रकथन असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 25 और ये है प्रकथन किसी वाहन का स्पीडोमीटर वाहन की औसत चाल में को मापता है, औसत नहीं मापता है, इंस्टेंटेनियस मापता है। ये द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, नहीं, ये इंस्टेंटेनियस को मेजर करता है। अगला है औसत वेग कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात के बराबर होता है। The average velocity is equal to the total displacement per total time taken। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो अगर असर्शन ही गलत है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये था आपका 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और इस तरीके से ही इसको सॉल्व करना है। हम पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करते हुए आपको सिखा दिए हैं, बाकी आपको जिस क्वेश्चन में जहां प्रॉब्लम लगे आप देख करके उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।